हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेगेसी ऑफ आयरन मैन, यानी कि उसके विरासत के बारे में। ये एक चिंता का भी विषय है आयरन मैन फैंस के लिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने तो अपनी विरासत सैम विल्सन को दे दिया है, बट एज वी नो नाम मिलते नहीं है बल्कि कमाना पड़ता है। इसीलिए तो हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने को मिल रहा है। हल्क की विरासत को संभालने के लिए वहां पे शी हल्क आएगी। हॉकाई, जिसे आज तक एमसीयू के अंदर एक सोलो मूवी तक नसीब नहीं हुई थी, उसकी भी विरासत को संभालने के लिए केट बिशप आएगी। और ब्लैक विडो का रिप्लेसमेंट येलेना बेलोवा हो सकती है, जो कि ब्लैक विडो मूवी में हमें पता चल जाएगा। बट आयरन मैन की लेगेसी का क्या? फार फ्रॉम होम में हमें ऐसा हिंट किया जा रहा था कि स्पाइडरमैन को ये दिया जा सकता है। इनफैक्ट टोनी ने स्पाइडी के बारे में अपने डेटाबेस में ये मेंशन तक किया था कि इस लड़के ने कबाड़ों और लोकल स्टोर से चीजें खरीद कर ये बना दिया। यहाँ पर उनका इशारा वेब शूटर की ओर था, जो कि काबिले तारीफ था। आगे वो लिखते हैं कि जस्ट इमेजिन अगर इसको मेरा प्लेग्राउंड यानी कि उनका लैब दे दिया जाए तो ये क्या क्या बना देगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद को स्पाइडे के अंदर देखते हैं। बट सिनेरियो अब ऐसे हो गए हैं कि उसका बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेली ब्यूगल ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, प्लस उसके ऊपर ड्रोन से हमला करने के चार्जेस भी हैं। एंड अगर आप आगे की एमसीयू की टाइमलाइन देखें जो अभी तक रिलीज की गई है, तो उसमें आपको आयरन मैन से रिलेटेड सिर्फ 10 रिंग्स का जिक्र देखने को मिलेगा, जो कि सैन-ची में होगा। और बाकी रूमर्स के मारे तो आयरन मैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकते हैं, और ये सिर्फ एक रूमर है, ना कि कंफर्म। तो क्या आयरन मैन का सफर यहीं तक था? आने वाले समय में हमें उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, आयरन मैन इज काइंड ऑफ हुकुम का इक्का, जिसे मार्वल अभी बचा कर रख रहा है। तो आयरन मैन की लेगेसी के जो प्रबल दावेदार हैं, उनके ऊपर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। इस लिस्ट में स्पाइडरमैन को नहीं रखा जाएगा, प्लस मॉर्गन स्टार्क को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अभी बच्ची है और उसे बड़े होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बात, मैं जिस भी प्रबल दावेदार के बारे में बताऊंगा उसके बाद उसकी थोड़ी बैक स्टोरी भी बता दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो और वो कैसे एमसीयू के अंदर फिट होगा। तो आयरन मैन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला दावेदार मुझे जो नजर आता है वो है आयरन लैड, जो कि असल में साल 3016 में अदर अर्थ में रहता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है। आयरन लैड, जिसका असली नाम नेथानियल रहता है, एंड उसे एक लड़का भविष्य में मारने ही वाला होता है। तभी टाइम ट्रैवलिंग विलन कैंग द कॉन्करर वहां आ जाता है एंड उसे बचा लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि नथानियल उसका पास्ट सेल्फ था। कैंग उसे अपना वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रूट देता है। मतलब कि आप समझ जाइए कि ये कहानी 3016 में टेक प्लेस कर रही है, एंड उसमें भी कैंग फ्यूचर से आकर उसे अपना वन ऑफ द मोस्ट एडवांस न्यूरोकाइनेटिक सूट देता है, जो कि आयरन मैन के मार्क 85 से भी कई गुना ज्यादा एडवांस होगा, जिसका अंदाजा आपको अभी ही हो जाएगा। कैंग नथानियल को भविष्य दिखाता है कि वो फ्यूचर में कितना बड़ा टाइम ट्रैवलिंग कॉन्करर बनने वाला है, ताकि नथानियल अभी से ही तैयार हो जाए एंड वो गलतियां ना करे जो उसने की थी। बट इसका उल्टा इम्पैक्ट नथानियल के ऊपर होता है। नथानियल इतना खून खराबा देखकर डर जाता है, जिसके रेस्पॉन्स में कैंग का दिया हुआ सूट जो कि नथानियल पहन रहा था, वो कैंग पर ही हमला कर देता है। इसके बाद से नथानियल एवेंजर्स के बारे में सोच रहा होता है, तो वो उसे टाइम ट्रैवलिंग करके 2000 के कुछ टाइमलाइन में भेज देता है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि ये सूट उसके सोच के हिसाब से कितनी जल्दी से रेस्पॉन्ड करता है, जिसके बाद से वो एवेंजर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फिर वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में जाता है, जहां उसे विजन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद से वो वहां से सारा डेटा डाउनलोड करता है, जहां उसे एक फेल सेफ प्रोग्राम मिलता है, जिसमें आने वाले समय में कौन कौन एवेंजर्स बन सकते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो नथानियल अपने सूट को आयरन मैन के सूट के जैसा करके यंग एवेंजर्स को फॉर्म करता है एंड उन्हें लीड करता है आयरन लैड के नाम से। अब अगर हम एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ हेर फेर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी फ्यूचर में टेक प्लेस कर दी होती है और आयरन लैड फ्यूचर से पास्ट में आता है। प्लस अगर वो इस स्टोरी लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैंग द कॉन्करर को एज अ विलन एमसीयू के अंदर दिखा भी सकते हैं। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि एमसीयू का लेवल अब प्लैनेटरी लेवल चल रहा है, कुछ तो कॉस्मिक लेवल में है। तो आयरन लैड वो कैरेक्टर बन सकता है जो आयरन मैन की लेगेसी को कॉस्मिक लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और उसके सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस है। मतलब आप समझिए कि उसने सिर्फ सोचा एवेंजर्स के मिलने के बारे में, और वो सूट उसे टाइम ट्रैवल करके बेसिकली अल्टरनेट अर्थ पे भी भेज देता है।
प्लस एमसीयू के कुछ सिनेरियोस तो इस चीज के और इशारा भी कर रहे होते हैं, जैसे कि विजन का यहाँ पे डेड होना, प्लस स्कारलेट विच का कुछ अजीबोगरीब करना। इसके अलावा अगर आप देखें तो केट बिशप जो कि आयरन लैड की लव इंटरेस्ट होने वाली होती है फ्यूचर में, उसका भी इंट्रोडक्शन एमसीयू के अंदर हो रहा है, तो इसे हम एक पॉसिबिलिटी तो मान ही सकते हैं। अब चलते हैं अगले दावेदार की ओर, जो कि है रिरी विलियम्स। रिरी विलियम्स एक जीनियस बच्ची है जिसने 13 साल की उम्र में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था। उसके इंटेलेक्चुअल लेवल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इतने छोटे एज में MIT का स्कॉलरशिप ले लिया था। बाद में वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगती है जो कि असल में था आयरन मैन मार्क 41 मॉडल को रिवर्स इंजीनियर करके खुद का एक आयरन मैन सूट बनाना। अब एमसीयू के नज़र से देखें तो आयरन मैन ने आयरन मैन 3 में अपने 30 से भी ज़्यादा सूट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, जो कि इस पोर्ट में था, जिसे मे बी रिरी विलियम्स कलेक्ट करके खुद का एक आयरन मैन सूट बनाया हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि किलियन जो कि मार्क 42 के अंदर होने के बावजूद जब उसने टेम्परेचर को इतना हाई कर दिया था कि कुछ पॉइंट्स पे तो वो पिघलने लगे थे, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलमेट बचा हुआ था, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट से सूट्स के कुछ पार्ट्स तो बचे होने ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट जो सूट को एक्सट्रीमिस्ट के सोल्जर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उनका भी इस्तेमाल करके रिरी विलियम्स सूट्स बना सकती है एमसीयू के अंदर। मे बी कॉमिक्स की ही तरह टोनी को इसके बारे में पता चल गया होगा एंड उससे इम्प्रेस होकर उसने अपना एक AI वर्जन उसको गाइड करने के लिए दिया होगा, जो कि हमें फ्यूचर में दिखाया जाए। जस्ट इमेजिन एक AI वर्जन एमसीयू के अंदर इवन एज अ कैमियो कितना कूल होगा, और अगर वो हमें एक्शन में दिख जाए तो वो कितना जबरदस्त होगा। जो कि हमारे लिस्ट का तीसरा दावेदार भी है, यानी कि टोनी का एक AI वर्जन जो कि उसके जाने के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज एंड एवेंजर्स को सपोर्ट करे। क्योंकि पेपर के लिए तो रेस्क्यू आर्मर था, बट मॉर्गन के अच्छे भविष्य के लिए उसे गाइड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो वहाँ हर वक्त उसके साथ होना चाहिए, ताकि उसे पिता की कमी महसूस ना हो। एमसीयू वाले टोनी का एक AI वर्जन तो दिखा ही सकते हैं, इससे टोनी की डेथ की भी वैल्यू नहीं गिरेगी, प्लस RDJ भी एमसीयू के अंदर हमें दिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉसिबिलिटी की ओर, जो कि है हार्ली किनर, जिसे हम लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था, जिसके एंड में टोनी ने उसे एक एडवांस गैरेज विद एडवांस टेक दिया था, एंड वो एंड गेम के फाइट में भले ही इन्वॉल्व ना हुआ हो, बट टोनी के डेथ सेरेमनी में आया था, जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो आयरन मैन के मेंटल को संभाल सकता है या फिर एटलीस्ट उसे रिप्रेजेंट कर सकता है आने वाले समय में। अब चलते हैं हमारे अगले और आखिरी दावेदार की ओर, जो कि आयरन मैन की लेगेसी को कैरी कर सकते हैं। वो है खुद टोनी स्टार्क, लेकिन किसी और टाइमलाइन से, ठीक वैसे ही जैसे एंड गेम में गमोरा दूसरे टाइमलाइन से आई थी। वैसे भी मार्वल मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो ये पॉसिबल है। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कई सारे रूमर्स में से एक रूमर तो ये भी है कि उसमें हमें एक अल्टरनेट अर्थ के टोनी स्टार्क देखने को मिल सकते हैं, जो कि आयरन मैन के सूट में हो। सो गाइस, ये थी मेरी थॉट कि आने वाले समय में कौन आयरन मैन की लेगेसी को कैरी कर सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि आपके क्या राय हैं, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। इनफैक्ट इनके अलावा आपके पास और भी कोई ऑप्शंस हैं, या फिर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को जानते हैं जो कि आने वाले समय में आयरन मैन की लेगेसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, खराब लगा हो तो डिसलाइक मारें एंड बताएं कि इसमें आपको क्या खराब लगा और आप किस बात से डिसएग्री करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही डिटेल्स या फिर थ्योरीज के ऊपर वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका एक सिंपल सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।